माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी का, माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी का, माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी का और संपूर्ण उद्योगपतियों का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी निवेशक गणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, बढ़ते उद्योग, बढ़ते रोजगार, समृद्धि की गाथा लिख रहा है मध्य प्रदेश, और इसी कड़ी में सीहोर के लिए आज अनुपम अवसर है। अतिथि देवो भव के भाव के साथ मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। सीहोर की पावन धरा पर जो कि अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है, विरासत के लिए जानी जाती है, और इसी कड़ी में पुनः आग्रह है प्रमुख सचिव MPIDC एवं MSME श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय राजस्व मंत्री जी श्री करण सिंह वर्मा जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। तालियां बजती रहना चाहिए, ये अनुपम अवसर है। मंच पर हमारे बीच माननीय विधायक श्री सुदेश राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री रमाकांत भार्गव जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। माननीय जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। मंच पर हमारे बीच जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा जी, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही में मंच पर उद्योगपति वान्या वेदा से, उससे पूर्व CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से श्री अमर कौल जी, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी स्वागत कर रहे हैं। वान्या वेदा से श्री विशाल अग्रवाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। बारमाल्च मॉल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से श्री राम जिंदल जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं। श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज से श्री पुष्पराज सिंह जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। इको कॉन्क्रीट प्राइवेट लिमिटेड से श्री शुभम खंडेलवाल जी का मंच पर स्वागत कर रहे हैं प्रमुख सचिव महोदय जी। दौलतराम इंडस्ट्रीज से श्री CP शर्मा जी का मंच पर पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। श्री अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज से श्री आयुष पराशर जी का मंच पर पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत है, अभिनंदन है। और अब बड़ियाखेड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंच पर आएंगे और संपूर्ण इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। विरासत से विकास की ओर निरंतर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्पित हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बड़ियाखेड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आपकी तालियों के साथ संपूर्ण बड़ियाखेड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी जिला सीहोर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत के क्रम के पश्चात नहीं है तो दूसर से कर्जा लेना पड़त रही से। कोऑपरेटिव बैंक में भी हम लोन लेते रहें तो ओकर भी 16% 18% ब्याज देना पड़त रही से। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज में लोन की व्यवस्था करीन और करोड़ों करोड़ों किसान आज भी किसान क्रेडिट के लाभ लेते हैं। और हमारे ये छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार रही तो कोऑपरेटिव बैंक के ब्याज भी 16% 18% से घटते घटते आज 0% में आ गई। आज कोऑपरेटिव बैंक के KCC में इंटरेस्ट 0% है। तो ये विकास के काम आज होई से और किसान मन के खेत में पानी पहुंचे एक लिए भी काम करे हन बिजली पंप के द्वारा। और जहां बिजली नहीं पहुंच सकत रही से वहां सौर सुजला योजना में सौर प्लेट के माध्यम से भी किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए के प्रयास होई से। तो इस तरह से लगातार
हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन के विकास हो कर लिए ये सरकार काम करी से। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी हमला बताइन कि अब भारत सरकार में धन धान्य योजना भी लागू करे नहीं 24,000 करोड़ के, और निश्चित रूप से एकर लाभ भी हमारे देश के किसान मन ला मिलने वाला है। और हमन ये छत्तीसगढ़ में भी सिंचाई भूमियों के साथ हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाएं संपूर्ण विश्व तक पहुंचाई है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान, जिनकी विधानसभा में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय राजस्व मंत्री श्रीमान, जोरदार ताली तो अच्छी बजना चाहिए करण सिंह जी के लिए। माननीय करण सिंह जी, इस अवसर पर हमारी प्रभारी मंत्री पालक मंत्री माननीय कृष्णा गौड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुदेश राय जी, वैसे तो देश ही बहुत बड़ा, लेकिन आप तो सुदेश वाले हो, पूरा देश आपका है। क्या इछावर, क्या सीहोर, क्या आस्था, क्या हमारा बुधनी, सारा सीहोर आपका है, आपके हवाले वतन साथी। और इस अवसर पर माननीय विधायक गोपाल सिंह जी, आपकी भी एक फैक्ट्री का यही भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन गोपाल इंजीनियर के लिए। और बुधनी में माननीय हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और माननीय विधायक भाई, आपका भी स्वागत है। इस मंच जो जिला नरेश जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच बैठे तो कई सारे उद्योगपति हैं, लेकिन प्रतिनिधि के नाते से दो स्वनाम धन बड़े हमारे उद्योगपतियों में से एक माननीय अमर कोल जी, क्रॉम्पटन गिव्स, आजकल सीजी पावर के नाम से आपका ये ग्रुप काम कर रहा है। और ऐसे ही एक बड़े उद्योगपति हमारे बीच जो वर्तमान में भी कई राज्यों में काम कर रहे हैं, बंगाल, असम, झारखंड, और वो मध्य प्रदेश की धरती पर आष्टा में शुरुआत कर रहे हैं, हमारे विशाल अग्रवाल जी। जोरदार अभिनंदन विशाल अग्रवाल जी के लिए। बारमाल्ट के श्री राम जिंदल जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन। ताली में कंजूसी नहीं होना चाहिए, जोरदार अभिनंदन कर दो। पुष्पराज सिंह, श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। शुभम खंडेलवाल, इको कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड, आपका अभिनंदन है। सीपी शर्मा जी, दौलतराम इंडस्ट्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आयुष पराशर जी, श्री अन्नपूर्णा, आपका स्वागत। और हमारे पीएस सक्रिय अधिकारी श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पुराने कलेक्टर सीहोर, ये दोनों रोल आपके भी हैं। और विशाल सिंह चौहान, आपका भी कार्यकारी हमारे यहाँ के अभी कमिश्नर हैं। मैं मान के चलता हूँ, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो सावन का महीना, और यहाँ एक साथ चिंतामन गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, और सलकनपुर मैया के धाम में भी नवरात्रि की जगमगाहट की हम एडवांस तैयारी कर रहे हैं। क्या आनंद है सीहोर के भी। सीहोर वर्तमान दौर में कई कारण से बदलते दौर का साक्षी बन रहा है। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं, एक तरफ भोपाल और एक तरफ इंदौर। इंदौर भी 5 जिलों को मिलाते हुए, जिसके आधार पर देवास, उज्जैन, धार का पीथमपुर, शाजापुर का मक्सी, इंदौर स्वयं, ये सोनकच्छ के आगे आष्टा तक आने वाला है। और आष्टा से हमारा वर्तमान का भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम का कुछ हिस्सा मिलाते हुए भोपाल पूरा, ये ट्विन सिटी बनेगी, 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने वाली है। जोरदार अभिनंदन, ये उसकी अपनी बदलते दौर की चमक के लिए। जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूं तो कई प्रकार से आज हमने यहाँ 6 अलग अलग इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन किया है। और आज शनिवार है, भगवान शनि देवता की विशेषता है, उनके आशीर्वाद से जिस दिन शनिवार को जिस संस्थान के भूमि पूजन होते हैं,
जीवन भर कभी हानि नहीं होती है, ये पक्का रहता है। यह भगवान शनि की कृपा। या तो शनि किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन शनि को प्रसन्न कर लो तो दुनिया में कोई आपको छेड़ेगा नहीं, ये पक्का है। ये गारंटी शनि महाराज की है। ये देवता भी है, आनंद भी है, और आप तो वैसे भी इच्छा मन वाले हैं। शनि महाराज और गणेश जी महाराज, सलकनपुर की मैया, चारों तरफ से आनंद की वर्षा हमारे लिए। ये गांव के मामले में थोड़ा थोड़ा आग्रह चल रहा था, बढ़िया खेड़ी। अरे जहां बढ़िया काम हो वो सब बढ़िया खेड़ी होती है। ये हमारा जहांगीरपुरा का आनंद भी बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। आप तो बोलते रहो, अपना क्या जा रहा है। जहांगीरपुर का आना अपने आप हो रहा आनंद। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाने में सब पूरा हो जाता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये आनंद तो लुटाने के लिए अवसर है। आज परमात्मा की दया से बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कई कारण से आज का दौर, आज का समय भारत का, मध्य प्रदेश का एक अलग प्रकार के अवसर दे रहा है। कितना अच्छा लगता है। दुनिया का ये जो बदलता परिदृश्य है, वर्तमान के हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अब तो हर जगह से आवाज आती है कि बदलते दौर में भारत की भूमिका क्या हो रही है। हम व्यापार का मना कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए मध्य प्रदेश और देश के लिए माननीय मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने। हाँ, वो कह रहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। भारत के किसानों के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया की सारी ताकतों से टकराने के लिए भी तैयार है और अवसर देने के लिए भी सबसे आगे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने देश के ऐसे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिनके नेतृत्व में भारत फर्स्ट, भारत के अंदर के उद्यमी अपनी उद्यमशीलता से आगे बढ़े। भारत के किसान अपनी अलग प्रकार की सारी मेहनत, सारी मशक्कत, सारी ताकत लगा करके वो फल, सब्जी, फूल, सभी प्रकार के उत्पादों में अपनी अपनी किसानी आधार पर दुनिया की निगाह हमारे अपने लिए अलग प्रकार की होगी। लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। मैं आज जब यहाँ भूमि पूजन कर रहा हूं तो 6 नए करार फिर कर लिए और माननीय प्रधानमंत्री का भी क्या आशीर्वाद मिला है। जब से हमारी सरकार बनी है लगातार हर दूसरा या तीसरा दिन हम उद्योगों को समर्पित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह संकल्प हमारा है। सुदेश जी ने कहा कि 2 महीने पहले आए थे और आपने बात कही थी। सच में आज 2000 करोड़ के आसपास का निवेश का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का समय है। क्या आनंद आ रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का निवेश, और ये हमारे उद्योगपति ने अच्छे संशोधन किए। हमारी तो इतनी पवित्र आत्मा है कि हमारे पास तो एमओयू में भी जो लिखा है, अब आप बताओ यहीं पे जो बोला है कोई अंदाज लगा ले। हमारी वान्या वेदा ग्रीन्स ने अपने लिए आष्टा में जो फैक्ट्री लगाने की बात कही, और फैक्ट्री लगभग 100 करोड़ की लगेगी, इसमें भी कोई मना नहीं। और उनने कहा कि मैं खाद्य प्रसंस्करण में नहीं, 115 करोड़ की, में 15 करोड़ का घाटा है। लेकिन ये इतने बड़े उद्योगपति के 15,000 करोड़ के कारखाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में वो काम करते हैं। पावर उनके पास है, उनकी अपनी खुद का विद्युत उत्पादन का बड़ी इकाई चलती है। माइनिंग सेक्टर में, इस्पात में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वो पहली बार हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर, कितनी अच्छी बात है जो उनने कहा है। हमारी सरकार ने, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, पहले की कांग्रेस की शासनकाल में दुर्भाग्य से 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन सिंचाई क्षमता 1956 से लगा करके 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर तक थी। हमने ये जितनी भी परमात्मा की कृपा से नर्मदा जी, सोन नदी, केन बेतवा, सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग पहले भी किया जा सकता था,
लेकिन इनका उपयोग नहीं किया। किसान और समृद्ध हो सकता था, प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है दृष्टि दोष होने के कारण से आंखों में मोतियाबिंद और कह रहे दुनिया धुंधली दिख रही। अरे भैया, तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करा लेते, दुनिया सुंदर दिखने लग जाती, लेकिन इनके आंखों में उस तरह से निगाह नहीं गई। इसलिए दुर्भाग्य से केवल 7 लाख हेक्टेयर का रकबा हमारा था। हाँ, हमारी सरकार बनी 2002-03 में और माननीय मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबने अपना अपना काम करते करते जब मेरी सरकार बनने तक हमारे राज्य के अंदर 43,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। कहां 7 लाख, कहां 43,000। और मुझे इस बात की खुशी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज 52 लाख से ऊपर हेक्टेयर हो गया है। जो वर्तमान का समय, जोरदार अभिनंदन करें अपने मेहनत के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। पर्याप्त बिजली हमारे पास है, मेहनत कश किसान आंख में आंख डाल करके सूर्य देवता के साथ अपने पसीने से खेतों की दशा बदलने को तैयार है। केवल सरकार का आश्रय चाहिए था, पर्याप्त बिजली दे दो, पानी दे दो, मेहनत तो किसान खुद कर ही लेंगे। और ये जो मैंने फैक्ट्री की बात कही, ये जो फैक्ट्री है जिसके आधार पर ये फूड इंडस्ट्री का आप शुभारंभ कर रहे हैं, जितनी हमारी वर्तमान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग के आधार पर जितनी क्षमता उसका 5% भी प्रोसेसिंग नहीं होता। लेकिन अब ये शुरुआत हो रही, तो ये जो आंकड़ा लिखा है, लगभग इनने कहा कि ये 400-500 आंकड़ा लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं अगर आलू खरीदूंगा तो सालाना उनने कहा कि यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, जो 1 लाख मीट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख मीट्रिक टन। आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में, आलू उगाएंगे, जो उगाएंगे, गेहूं, चावल, जो भी फसल करते हैं, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। उसकी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए ये अपनी इंडस्ट्री के लेबर गिना रहा है। और हमारी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम केवल वो आंकड़ा बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन, 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए। अगर नीचे तक का पूरा आंकड़ा, क्योंकि फल हम उगाएंगे, सब्जी हम करेंगे, फसल हम करेंगे, फसल को उठाकर जैसे मंडी में बेचने जाते थे, और मंडी में केवल हमको उस समय रोज उतरते चढ़ते भावों के आधार पर फसल के दाम मिलते थे। अब ये हमारी सच्चे अर्थों में फूड इंडस्ट्रियां लगने से ये हमारे दाम को भी ऊपर ले जाएगी और हमारे लिए वर्तमान में और फसल उत्पादन को प्रेरित करेगी। आज के इस अवसर पर ऐसी एक नहीं, लगातार आपके पावर ट्रांसफार्मर की ये जो हमारी इंडस्ट्री लगी है, लगभग 1,000 करोड़ की तो अकेली यही है। और इनने अभी कहा है कि ये थोड़ी जमीन हमको कम पड़ रही है, जमीन बढ़ा दोगे तो अमर जी ने कहा है कि मैं डबल कर दूंगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये एक से बढ़कर एक कितने प्रकार से लोग बढ़ा रहे हैं। बार माल्ट, माल्टिंग, आप भी फूड प्रोसेसिंग में आप बढ़िया खेड़ी फेज 2 में आ रहे हैं। इसी के आधार पर एक बार जोरदार अभिनंदन इनके लिए भी। ये फूड प्रोसेसिंग का पूरा एक नया इकोसिस्टम बनने वाला है पूरे क्षेत्र के अंदर। और हम तो भाग्यशाली हैं, आपके सीहोर जिले में डबल आशीर्वाद मिलना है। अभी तो नर्मदा का हमको जो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन बाद में अभी इसी के साथ साथ हमारी ये जो केन बेतवा नदी योजना है, इसका लाभ भी सीहोर जिलों को मिलने वाला है। डबल लाभ मिलने वाले हैं। और इसके अलावा भी आस्था से लगाकर शाजापुर तक का, पूरा मालवा का, और यहाँ नहीं पूरे प्रदेश के अंदर हम लगातार माहौल बना रहे हैं। तो आज ये इको कंक्रीट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, अन्नपूर्णा इंडस्ट्री, एक के बाद एक आज लगभग कितने प्रकार का भूमि पूजन हो रहा, कितने करोड़ का करण सिंह जी है? थोड़ा कम जोड़ रहे हो आप। यह आंकड़ा लगभग मेरे हाथ में ही 1582 का तो है, और वो जमीन मांग रहे तो 2000 करोड़ से ऊपर जा रहा। जोरदार अभिनंदन करो, बेटे घाटा मत करो, ये बढ़ता जा रहा है। आपके ही विधानसभा में हो रहा है।
वो सुदेश इसलिए कह रहा है वो हिसाब नहीं रखते, इसलिए मेरे गांव का नाम लिख दो, वो पक्का हिसाब रख लेते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे करण सिंह जी, भोले भाले आदमी है। लेकिन आपकी विधानसभा में निवेश हो रहा है, और ये पैसे का सवाल नहीं, इनसे कई प्रकार के, कितने प्रकार के लोगों को रोजगार मिलने वाला है। सच मानो, मैं बाकी काम तो कर ही रहा हूं, एक के बाद एक सरकार आधारित जन कल्याण के कामों के लिए, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्रियां केवल हमारे सुख के लिए नहीं है। हमने देवस्थान में नमन करते हैं, भगवान हमको आशीर्वाद देके हमको सुख संपन्न से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में उद्योगपति भी अपने पैसे के निवेश से वो स्वांत सुखाए, खुद के सुख की बात नहीं करते हैं। खुद के सुख के लिए तो दो रोटी का प्रबंधन परमात्मा ने बहुत अच्छे से कर दिया है, लेकिन एक इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री कई चुनौतियां भी लाती है, मजदूरों की समस्या आती है, विभागों के साथ जुड़कर कई कठिनाइयां आती है, कई राज्यों से बाहर आकर जाना आना पड़ता है। आप अंदाज लगा लो, वो बंबई रहते हैं अमर जी, लेकिन अपने अमर जी तो झारखंड रहते हैं, और ये उल्टा पुल्टा हो गया क्या, विशाल जी झारखंड रहते हैं, अमर जी मुंबई रहते हैं। लेकिन आप बताओ, अपने घर के आसपास भी दुकान खोलता तो लोग घर के पास दुकान लगाना चाहता, लेकिन उद्योगपतियों ने अपने देश की व्यवस्था में विश्वास करके कितने प्रकार से लोगों को रोजगार देने के लिए हिम्मत के साथ हमारे राज्य में आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सभी हमारे हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश की तो तासीर ही ऐसी है, कोई एक बार हमारे साथ आके जुड़ जाए तो जीवन भर का रिश्ता बनता। जोरदार अभिनंदन ये मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिए। कोई इस प्रदेश का, कोई उस प्रदेश का, सारे किसी प्रदेश के, हमें इस बात की खुशी है कि देश का दिल अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में उद्योगपति आकर उद्योग लगाते हैं तो कई सारे लोगों को रोजगार दिलाते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी युवा अपने अलग अलग प्रकार के, कोई अपने प्रकार से इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, और अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के सभी प्रकार के रोजगार के अवसर हमारे राज्य को युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने राज्य के अंदर भी। और सरकार अपने उत्तरदायित्व को और निभा रही है। रोजगार परक अगर कारखाना लगाओगे तो न केवल बिजली, पानी, भूमि, बाकी अलग से दूसरी छूट, बल्कि प्रति लेबर अगर बहन होगी तो 6,000 रुपया महीना 10 साल तक, और भाई होगा तो 5,000 रुपया महीना, उसको भी 10 साल तक, 5 साल तक अलग अलग कारखानों में हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आप अपनी तरफ से मजदूर को पेमेंट करो और हम अपनी तरफ से अपना योगदान देंगे, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। ये रोजगार आधारित मंदिर बना रहा हो एक तरह से, इसलिए जोरदार अभिनंदन हमारी इस भावना के लिए। देश भर में सबसे तेज गति से अगर इस दिशा में कोई काम कर रहा है, मुझे खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार काम कर रही। और केवल एक नहीं, अलग अलग प्रकार से आपको जानकारी के लिए बता दें, एयर एम्बुलेंस पूरे देश के अंदर सबसे पहले किसी ने लागू की है तो मध्य प्रदेश ने लागू की। हमारी एयर एम्बुलेंस में केवल बड़े आदमी नहीं, बड़े आदमी के लिए तो भुगतान ले लेंगे, लेकिन जहां कहीं भी बीमार हो जाए, कोई कारण से उसकी कठिनाई का मौका है और उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, ताकि उसकी उचित चिकित्सा हो जाए, तो एयर एम्बुलेंस सामान्य लोगों के लिए सामान्य किराया में, लेकिन आयुष्मान योजना वाले जो भी व्यक्ति होंगे, गरीब से गरीब आदमी, तो 5 लाख से लगा के 10 लाख तक भी लगेगा, सरकार 1 रुपया नहीं लेगी, उसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए। गरीब से गरीब आदमी के जीवन बचाने के लिए पूरे देश के अंदर हमारी इस एयर एम्बुलेंस के इस योजना की कई राज्य कॉपी कर रहे हैं। मैं इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अभी हमने संवाहन की योजना भी चालू की। कोई कारण से घायल होता है, एम्बुलेंस आके उसका इलाज कराने के लिए ले जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो कोई कारण से इलाज के बाद भी बचा नहीं, उसका शरीर छूट गया। ऐसे में गरीब आदमी है, गांव ले जाना है, किसी और दूर स्थान पे ले जाना, कभी वो हाथ में अपने बच्चे की लाश ले जाता है, कभी वो ठेले पे ले जाता है, कभी कोई वाहन साधन से ले जाता है। बड़ा आदमी तो सक्षमता से ले जाएगा,
लेकिन गरीब आदमी क्या करे। ऐसे में हमने योजना दूसरी चालू की है, सब वाहन की प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 सब वाहन, और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां हम 4-4 सब वाहन रख रहे हैं। घर तक जाके पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रही है। हमारी संवेदनशीलता है, हमारी भावना है कि व्यक्ति के जीवन में ये कष्ट का समय आए तो उसके साथ खड़े होते दिखाई देना चाहिए। ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजना है। अभी आप अपनी कोई होटल लगाओ मध्य प्रदेश के अंदर, आप 100 करोड़ का निवेश करोगे, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारी सरकार इस प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में बढ़ा रही है। हॉस्पिटल खोलो, 100 बेड का हॉस्पिटल से ऊपर का आपका होगा, 100 करोड़ का निवेश है, उसमें भी 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। पूरे देश के अंदर सभी प्रकार से, चाहे उद्योग हो, रोजगार के अवसर दिलाने वाली इंडस्ट्रियां हो, हेल्थ का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है जिसके माध्यम से हमको लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मेक इन इंडिया, हमारे देश के अंदर हमारी क्षमता से हमारे कारखाने काम करते जाए, हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान, उनको रोजगार मिलता जाए, दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके भारत के देशवासी अपने देश पे गर्व कर सके, ये मौका लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर आज बदलते दौर का भारत है, समय बदल रहा है। आइए हम सब आने वाले समय में, इसलिए इंडस्ट्री के मामले में आज भले ही राज्य में छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे लोग काम पे लगे हुए हैं। आज आपके सामने बात कर रहे हैं, कल भी काम पे कर रहे हैं। और ये जो हमने कहा है कि निवेश के लिए एक दिन नहीं, लगातार सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 24 घंटे अनवरत चल रहे हैं। इसलिए एक के बाद एक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं सीहोर में आपसे आज बात कर रहा हूं, लेकिन सीहोर में माननीय अग्रवाल जी आपको फिर बुला रहा हूं 12, 13, 14 अक्टूबर को इसी सीहोर के अंदर हमने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपो करने के लिए राज्य में 3 जगह बनाई। अभी महाकौशल में नरसिंहपुर में किया है, उसके पहले मालवा में, मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में किया था, इसके बाद चंबल में करेंगे सितंबर में, और अक्टूबर में पूरे देश के नहीं दुनिया के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के स्वनाम धन्य संस्थानों के अलग अलग लोगों को बुला करके, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों को, किसानों को, दूध उत्पादन से लेकर सभी क्षेत्रों के लोगों को कृषि आधारित दृष्टि से एक बड़ा मेला लगाएंगे, ताकि ये इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बने। दूध उत्पादन में भी हमारा 3रा नंबर है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए सभी प्रकार के दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी अभी हमारी गौशालाओं में आज प्रदेश के अंदर हमने कहा कि अगर आप 40 लाख की गौशाला खोलते हैं तो 10 लाख की अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देगा, जिसके माध्यम से आप दूध उत्पादन करिए। और गाय का दूध खरीदने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम खरीदने का एमओयू कर रहे हैं, और 5000 से बड़ी अगर गौशाला आप खोलते हो तो उसके लिए भी 40 रुपया प्रति गौमाता, 130 एकड़ जमीन और बाकी भी अन्य प्रबंधन करते हुए गौशाला आपकी, दूध आप उठाइए, बाकी गो उत्पाद, आजकल तो गोमूत्र, गोबर सबका काम आता है, वो सब आप करिए। लेकिन हमारी गौ माताओं की अपने हजारों साल से जो भारत की पहचान है, हम तो घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, इसलिए तो गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं। यह आनंद हमको आता है। इसलिए दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे मध्य प्रदेश और देश के अंदर, हम वो दौर वापस लाना चाहते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। एक के बाद एक इसी महीने 14 अगस्त को बलराम जयंती आ रही है, इसलिए किसान की बेहतरी के लिए बोलिए भगवान बलराम की। बलराम की भी जय बोल रहे हैं, और गोपाल कृष्ण के माध्यम से भी उनके जीवन के विविध पक्षों को सबके सामने लाने के लिए, जैसे गोकुल वृंदावन का महत्व है,
हमने गांवों की भी कल्पना की है। एक ब्लॉक में पहले एक वृंदावन गांव हमारी सरकार बना रही है, जिसमें वो सब प्रकार के स्वावलंबी गांव बनाने के सारी चीजें जुटाने का प्रयास करेंगे। और जहां जहां जैसे गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई और वो स्थान उनसे कृष्ण भगवान की लीलाओं के कारण से दुनिया में आकर्षण का केंद्र और श्रद्धा के स्थान बने हैं। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया, भगवान कृष्ण का मध्य प्रदेश से भी संबंध है। कंस को मारने के बाद अगर उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई स्थान पूरे देश में था तो वो मध्य प्रदेश था, उज्जैन था, सांदीपनी आश्रम था। हमें इस बात का गर्व है। ऐसी एक नहीं कई लीलाएं हुई है। गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बढ़िया स्थान वो सांदीपनी आश्रम के थोड़ा आगे महिदपुर तहसील में नारायण नामक ध्यान है। नारायण नामक धाम में भगवान कृष्ण की मित्रता का सर्वोच्च स्थान बना है, जब गरीब अमीर की दोस्ती का वो स्थान बना है। इंदौर के पास का जानापाव नामक स्थान बना है, जहां पर भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया। एक तरफ हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे अलावा जो दल हैं वो समाज को जातियों में एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। हम पारस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। हम सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। हमको मालूम है आज थोड़ी समय की सीमितता है, लेकिन आने वाले समय में ये तो सावन का महीना है। लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारी अपनी बहनों के लिए परिवार के अंदर भारतीय कुटुंब परंपरा में बहनों का जो महत्व है वो महत्व सबसे बढ़कर है। हम सब जानते हैं, इसी राज्य ने सबसे पहले बहनों के कई क्षेत्रों में जीवन में बदलाव के काम किए। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कई प्रकार के योजनाओं में, और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनने दुनिया के सामने बताया दुनिया के बड़े से बड़े देश आज भी बहनों को वो अधिकार नहीं देते जो हमारी सरकार ने दिया। आदिवासी बहन को पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत और उसका राष्ट्रपति बना करके गौरव दिया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के लिए। आदिवासी भाई बहन की भी इज्जत होना चाहिए और उनको आगे बढ़ते देखना चाहिए। दुनिया देख रही है, हम सब जानते हैं कि हमने राष्ट्रपति का पद भी हमारी आदिवासी बहन को दिया है, और उससे आगे बढ़कर के भविष्य में लोकसभा विधानसभा में भी 33% का आरक्षण लोकसभा के माध्यम से मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय के लिए एक बदलते दौर का भारत बदलती दुनिया के सामने एक अलग रूप में दिखाई दे रहा। आइए हम सब संकल्प करें, लगातार ऐसे जनहितैषी कामों के साथ। आमतौर पर मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। आपको लगा होगा कि यार हमको सामने कवर करना रहता है, हमको अलग क्यों कर दिया। मैं आपकी भावना से सहमत हूं। ये हमारा नेतागिरी का पैटर्न भी ऐसा बन गया है कि आमतौर पर कोई भी आयोजन करो, पत्रकार सामने होना चाहिए, ताली बजाने वाले पीछे होना चाहिए, नेता भाषण देने वाले होना चाहिए। ये एक डिजाइन बनी हुई इस आयोजन की। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, ये थोड़ा कार्यक्रम बदला है। हमने आप मंच भी देखो, हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हमने उद्यमशील लोगों को बिठाया है, जो उद्योगपति है, जो लोगों को रोजगार देते हैं। मैंने आपसे कहा कि अकेला एक व्यक्ति कहां दुबई और कहां विदेश में रहते थे, लेकिन भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से गए व्यक्ति आज बदलते दौर में भारत में फिर उद्योग लगाने आ रहे हैं। और उद्योग लगाने नहीं आ रहे, कई लोगों को रोजगार दिलाने आ रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी में दो रोटी अगर सुख से मिलेगी तो आपकी उस हिम्मत के कारण मिलेगी, सरकार के आश्रय से मिलेगी। इसलिए हमने डिजाइन बदली है कि हाँ, हमारे देश के अंदर अपने उद्यमशील की भी वही इज्जत होगी जो मेहनत का किसानों की होती। जोरदार अभिनंदन करो। ये समान रूप से ये डिजाइन बनाया गया। इसलिए मंच के ऊपर भी हमने कोशिश की है कि हम भी भाषण देते हैं, लेकिन हमारे उद्योगपतियों से भी बुलवाते हैं। आमतौर पर उद्योगपतियों को पता नहीं क्या समझते थे हमारे पुराने लोग, पता नहीं क्यों उनकी अपनी इज्जत नहीं करते थे। लेकिन उद्योगपति के बिना किसी राज्य की या देश की प्रगति कैसे हो सकती? उनकी अपनी उद्यमशीलता के कारण से ही सदियों से
भारत की पहचान सोने की चिड़िया की तरह थी, लेकिन आज तो बदल गया भारत। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चिड़िया का जमाना गया, अब ये सोने का बाघ आ गया। बाघ, जोरदार अभिनंदन करो अपनी क्षमता योग्यता के साथ। भारत दहाड़ रहा है, दुनिया सुन रही है। आइए इस दौर में एक बार फिर आनंद के साथ अच्छे कार्यक्रम की बधाई देते मेरी बात समाप्त करता हूं। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जो कि बता रहे थे मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है, नंबर 1 राज्य पूरे भारत। और अपने दूरदर्शी विचारों से हमें मार्गदर्शन दे। धन्यवाद। मंचासीन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों सांसद विधायकगण, हमारी दीदी जो अध्यक्ष है, दोनों जिला अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नाम इतनी जल्दी मुझे याद नहीं हो पाएंगे, मेरे माता पिता श्रीमाल जी, भाटिया जी, इंदौर से पधारे मेरे राजनीतिक साथी लच्छू मिमरोड जी, दीपचंद जी, सचिन जी, अभ्युदय विश्वविद्यालय के शिक्षक गण, स्कूलों के प्रिंसिपल जो दूर दूर से आए हैं, और मेरे प्यारे अभ्युदय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी गण, जरा देखिए आपके आसपास कितनी कहानियां आकार ले रही है। देखिए, झाबुआ में लाडोबाई है, जिनकी पेंटिंग भील म्यूरल आर्ट का अब अंतरराष्ट्रीय मंचन हो रहा है। बूंदे अपना जीवन शुरू किया, आपकी छात्रवृत्ति से होल्कर साइंस कॉलेज में पढ़ी और आज आईएएस बनी। ये ग्रामीण अंचलों की कहानियां नहीं है, ये जनजातीय बच्चों की सफलता की कहानियां नहीं हैं, ये पुरुषार्थ की कहानियां हैं, ये मेहनत की कहानियां हैं। 2 शब्द होते हैं, नसीब और प्रारब्ध। हमारे वेदांत में और हमारे सनातन में नसीब शब्द नेगेटिव माना जाता है, और मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि वेदांत में नसीब शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रारब्ध किया जाता है, क्योंकि प्रारब्ध का अर्थ होता है भाग्य प्लस पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ मिलता है तो प्रारब्ध बनता है, यानी आपके भाग्य में कम है तो पुरुषार्थ से आप उसे बढ़ा सकते हैं, आपके भाग्य में नहीं भी है तो पुरुषार्थ से आप उसे थोड़ा पैदा कर सकते हैं, और आपके भाग्य में है तो पुरुषार्थ से उसकी ऊंचाइयों को भी आप मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ की कहानियां हैं, चाहे क्रांति की कहानी हो, चाहे लाडोबाई की कहानी हो, चाहे मनीषा धारवे की कहानी हो, ये पुरुषार्थ की कहानियां हैं। और इस पुरुषार्थ करने से पहले आपको अपने अंतःकरण को आध्यात्मिक करना होगा। अंतःकरण को आध्यात्मिक करने होने का मतलब क्या है? मां जब बेटे के लिए रोटी बनाती है ना, तो पहले आटा गूंदती है। आटा गूंदते वक्त जो उसका भाव है वो है आध्यात्मिक अंतःकरण। किसान जब खेत जोत रहा होता है ना, तो जोतने से पहले जो उसकी भावना है भीतर की कि फसल उगेगी, लहलहाएगी, मेरी भूख मिटेगी, दूसरों की भूख मिटेगी, वो जो है वो अंतःकरण की आध्यात्मिकता है। एक टीचर जब पढ़ाता है, एक कलेक्टर जब लोगों की जनसुनवाई सुनता है, एक पुलिस का अधिकारी जब किसी की समस्या सुनता है, अगर अंतःकरण में आध्यात्मिकता होगी तो अपने आप पुरुषार्थ से सुफल आएंगे।
और क्यों हमने हमारे विश्वविद्यालय में राम दरबार की स्थापना क्यों करी? इसलिए करी क्योंकि पुरुषार्थ और कृपा, इनके संबंध को आपको समझना होगा। पुरुषार्थ दिखता है, कृपा दिखती नहीं है। पुरुषार्थ सीमित होता है, कृपा असीमित होती है। और आप पुरुषार्थ कर पाते हैं, ये भी ऊपर वाले की कृपा है, भगवान राम की कृपा है। मैं आपको द इनोवेटर्स डिलेमा और मैनेजमेंट के 5 नए प्रिंसिपल्स, इनकी बातें नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आपको अगर शौर्य, करेज, कॉन्फिडेंस का केस स्टडी पढ़ना हो, सुनना हो, जानना हो, तो आप इस बात को जानिए। हमारे राम दरबार की दर्शन कीजिए। जटायु जब घायल हो गया था ना, और भगवान राम जब जटायु से मिलने पहुंचे, तो भगवान राम ने जटायु से क्या कहा मालूम है? जटायु ने कहा कि बस अब मैं जाने वाला हूं प्रभु, मैं परलोक में जाऊंगा और दशरथ जी के दर्शन होंगे। तो भगवान राम ने कहा, सर कि आप ऊपर मेरे पिताजी को ये सीता हरण वाला किस्सा मत बताना, आप परलोक जाओगे, मेरे पिताजी को सीता हरण वाला किस्सा मत बताना। अगर मैं नमस्कार महोदय, मेरा नाम निखिल अभ्युदय विश्वविद्यालय के आज के कार्यक्रम में मैं जब आया यहां से, तो प्रारंभ में विश्वविद्यालय के परिसर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान जी महाराज, पूरे राम दरबार का लोकार्पण का मौका मिला। मैं बधाई देता हूं, आप सबको भी प्रणाम करता हूं। इस मंच पर मौजूद विश्वविद्यालय के संस्थापक, रेंसा ग्रुप इंदौर के डायरेक्टर माननीय स्वप्निल कोठारी जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष श्रीमती नंदा ब्राह्मणे जी, बड़वानी के अध्यक्ष अजय यादव जी, माननीय सांसद खरगोन श्रीमान गजेंद्र सिंह पटेल जी मेरे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर एक और अभिन्न मित्र हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी, माननीय सांसद, हम सबके नेता, पूर्व मंत्री, यहाँ के विधायक और सुप्रसिद्ध अपने आप में उद्योगपति भी है, आदर्श किसान भी, माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। सचिन बिरला जी, हमारे युवा विधायक बड़वा से, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। महेश्वर से विधायक राजकुमार मेव जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। हमारी माननीय अनुबाई तंवर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय श्रीमती छाया जोशी, नगरपालिका अध्यक्ष खरगोन, रवि कोठारी जी, श्याम भाटिया जी, मंच पर मौजूद समूचा मंच और आप सब। मैं सोच रहा था कि मेरा भाषण कम होगा, सामने आत्माराम जी और सारे मित्र बैठे, आप सबको भी नमस्कार कर रहा हूं, सारे के सारे वरिष्ठ नेताओं को भी। ये महीना सावन का आखिरी दौर में पहुंच रहा है और भादवा का महीना आने वाला है। अपनी अंग्रेजी भाषा में अगस्त लग गया है और अगस्त में भादवा में बारिश खूब झमाझम होती है। ऊपर हेलीकॉप्टर से भी दिख रहा था कि मां नर्मदा क्या झूम के आनंद के साथ अपना रौद्र रूप रख रही है। छोटे पुल के तो पता ही नहीं चले कहां जा रहा वो, बड़े पुल के और उसके बीच में संवाद जारी है। मैं आज आपके बीच में जब कोई बात करने जा रहा हूं तो मैं उसका तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे मालूम नहीं कि ये भाषण के लिए विषय है कि बोलने के लिए। वैसे तो संवाद में तो दो पक्षी बात होती है, इसलिए हमने भगवान राम, भगवान कृष्ण और ऐसे सारे देवी देवताओं के साथ 33 करोड़ देवी देवता, और हमारे देवताओं के लिए भी इतना मन उदार है कि नदी, पहाड़, पर्वत, जिसको चाहो उसको हम देवता के रूप में पूज लेते हैं। और देवता के लिए नहीं पूजते हैं, और आगे बढ़कर के एक वाक्य आता है, उस वाक्य का अर्थ है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे।
अब बड़ी मुश्किलें मैं विश्वविद्यालय के कैंपस में बोल रहा हूं, लेकिन महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यहां कभी ज्ञान की बात करो तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, गणित जिससे परीक्षा में पास होना पड़े, उसके बाहर सिलेबस के जाओ तो उनको लगता है फालतू की बात कर रहे हैं। बोल रहे कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये मुद्दे की बात बोलो तो समझ में आएगी, ये फालतू की बात क्यों कर रहे हो? घर में, संसार में, सब दूर जाते जाते हमको सारी बात समझ में आती। अब जरा मैं आपसे 2-4 प्रश्न पूछता हूं, ऐसे ही वैसे ही मेरे मन में आ रहे हैं। आप बताइए, ऐसे ही जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे बीच आजादी के पहले चंद्रशेखर आजाद, ये यहां तो विश्वविद्यालय बनाया हमने। किस नाम से विश्वविद्यालय बनाया? सरकारी विश्वविद्यालय किसके नाम से बनाया था? थोड़ा कम सुना रहा, जरा जोर से बोलो। टंट्या मामा। और ये विश्वविद्यालय बनाया अभ्युदय के नाम पर। मैं ये दोनों का फर्क बताता हूं। ये अभ्युदय विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री था तब मैंने बनाया। क्यों बनाया? कि ये हमारा निमाड़ का अंचल, पूरा बड़वानी से खरगोन तक, और मैं तो मान के चलता हूं खंडवा भी जोड़ी लो इसमें। एक विश्वविद्यालय खंडवा में भी है। क्या माखनलाल जी के नाम पर ही है ना, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। और ये अपना टंट्या मामा अभ्युदय। अब आप अंदाज लगा लो कि ये समय बदला, नहीं तो नर्मदा जी के इधर कोई विश्वविद्यालय खुलता है क्या? विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ी बात। और मैं आपसे बात करने भी इसीलिए आया हूं। अब हमारे जीवन में आजादी के पहले और अभी बाद का घटनाक्रम थोड़ा जोड़ें, और देवी देवताओं का जीवन का घटनाक्रम भी जोड़ के बताएं। हमारे तीज त्योहार पर्व की बात भी कर लें। हमारे जो तीज त्योहार पर्व बनते हैं, थोड़ा गुदगुदाने की बात भी कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा त्योहार आ रहा है ना, जन्माष्टमी आ रही है, दिवाली, दशहरा आ जाएंगे, नवरात्रि आ जाएंगे। तो त्योहार और पर्व में क्या अंतर है? कौन बताएगा? खाली हाथ खड़ा करना अपना। त्योहार और पर्व में क्या अंतर है? अभी तो युवा वर्ग से लेके नीचे वालों का, मीडिया वालों का पूछूंगा तो आप संकट कर दोगे। त्योहार और पर्व में अंतर बताओ। बहुत बड़ी बात पूछ ली क्या? छोटी सी बात है, कौन बताएगा? इधर बता दो कि छोड़ू आपको? उधर ही चलो। कौन बता रहा है? अरे इतना कठिन थोड़ी है। चलो मैं क्लू दे दूं थोड़ा सा। सर, पर्व से किसी भगवान जी का आवाज पल्ले नहीं पड़ रही, किधर से आ रही है? सर इधर से। जरा कैमरा डाल दो भैया, बच्ची दिखती रहे कौन बोल रहे हैं। बच्चा है कि बच्ची? कभी बारीक आवाज में पता ही नहीं चलता है। सर पर्व भगवान जी से जुड़ा हुआ। कैमरा है क्या? उधर डालना भैया, उनके ऊपर, बच्ची के ऊपर। बच्चा है कि बच्ची है? क्या बोला इनने? सर, पर्व भगवान जी के जन्म से जुड़ा हुआ है, जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी। पर्व भगवान जी के जीवन की किसी घटना से जुड़ा हुआ है। एक मिनट। अब आपके कॉलेज के बच्चे तो ताली तो आप बजाओगे ही सही, कोई बात नहीं। मैं भी बाहर वाला थोड़ी हूं, आपके साथ वाला ही हूं। बेटा माइक को दूर रख के बोलो। मेरे को समझ में आया जन्माष्टमी, रामनवमी, ऐसा कुछ आया ना समझ में? जरा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गोल्डी पटेल है और मैं अभ्युदय विश्वविद्यालय के कानून विभाग की छात्रा। मेरा नाम गोल्डी पटेल है, मैं अभ्युदय विश्वविद्यालय के कानून विभाग की छात्रा हूँ। सर पर्व है ना, भगवान जी से जुड़ा हुआ होता है, भगवान के अवतारों से। जैसे कि भगवान। अरे धीरे धीरे तुम्हारी सुपर फास्ट ट्रेन जा रही है। मुझे मालूम है आप अच्छा बता रहे हो,
लेकिन धीरे धीरे भी बोलो, बाकी लोग भी सुनेंगे ना। अच्छा है। क्या क्या बताया तुमने? सर, पर्व भगवान जी की जीवन के घटना से जुड़े हुए होते हैं, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, फिर दीपावली और त्योहार हम मनाते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, हरतालिका तीज, ये हमारे त्योहार है। जैसे कि पोला पर्व। तुमने बेटा गड़बड़ कर दिया। हरतालिका भी बताई ना तुमने, और जन्माष्टमी, हरतालिका का त्योहार बताया और जन्माष्टमी को पर्व बताया। अब जरा मैं तुमसे दूसरे ढंग से पूछता हूं, आपने सबको याद रहने वाली पानी वानी आया क्या? आराम से है। देखो, आपको सबको सुनने के लिए अच्छा लगेगा, मैं बताता हूं। जितने भी पर्व हैं आपने सही बताया, लेकिन हरतालिका भी पर्व है। पर्व और त्योहार में क्या अंतर है? तो जिसमें उपवास होता है, खाने को नहीं मिले, वो सब पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, नवरात्रि पर्व, हरतालिका पर्व, और जिसमें खाने पीने की छूट मिले, होली, दिवाली, वो सब अपने त्योहार। ये हम सबके लिए आनंद है। आ गया समझ में? तो अब दोबारा तो नहीं बोलना पड़ेगा। तो देखो, अपने ये पर्व और त्योहार को समझने का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे अपने त्योहार जब आ रहे हैं, उसके पहले पर्व आते हैं। आप देखो, अभी सब पर्व पे पर्व आ रहे हैं। नवरात्रि पर्व और हरतालिका पर्व, लगातार एक के बाद एक। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूं। हमारे ऐसे ही सहजता से बात कर रहे हैं अपन, भगवान राम के जीवन का सबसे महत्व का समय किस दिन आया? सबसे महत्व का, जिसने भगवान राम को श्री राम बनाया, सबसे महत्व का समय है। एक माइक दो भैया सबको, जरा मालूम नहीं पड़ रहा क्या बोल रहे हैं। और ये युवा मंडली को बोलने दो, आप तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हो। कोई बात नहीं, दे दो माइक, आप बोल लिए तो बधाई दो इनको हाथ में। देवासुर संग्राम के 2 वरदान दशरथ माता के। माइक दूर धीरे बोलो। देवासुर संग्राम के 2 वरदान केके माता के दशरथ जी के पास थे। तो उन्होंने जब भरत के लिए अयोध्या के राज मांगा और भगवान राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगा, तो भगवान वनवास गए, उनके लिए बहुत बड़ा ये बहुत खुशी का दिन था कि मेरा भाई भरत इस अयोध्या के राजा होगा। धीरे 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 धीरे। और मैं एक तो आप धीरे बोलो तो भी आवाज आएगी। एक तो माइक पास में और वॉल्यूम पूरा खोल लिया, तो वो एकदम से ऐसा लग रहा कि हो गया कल्याण। मान्य और प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, आप इनने बताया, और कोई बताएगा? चलो, वैसे तो हमको हर एक उनका प्रसंग आनंद का लगेगा, उसके इतने सारे आयाम हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय के कैंपस में हूं, इस विश्वविद्यालय के अंदर गुरुजनों से जुड़ करके कोई बात दिख रही क्या भगवान राम की? मैं आपको क्लू दे रहा हूं, आप अंदाज लगा लो इसको इस ढंग से कि भगवान राम को उनके जीवन काल में, वो तो घर के अंदर ही थे, लेकिन मारी, सुबाहु और ये बड़े बड़े राक्षसों ने जंगल में आतंक मचाया हुआ था, और विश्वामित्र जी ने उनको घर से, महाराज दशरथ से
जब वो मांगने आए तो उनने महाराज दशरथ से सहायता नहीं मांगी, सेना भी नहीं मांगी। मांगी क्या? उनने क्या मांगा? भगवान श्री राम, है ना, राम लक्ष्मण। तो ये हमारे लिए सीखने समझने की बात है। अपने बीच में भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो बाल रूप में, छोटे रूप में, तरुण या युवा बोल सकते हैं। तो उन्होंने अपने उस संकट के निवारण के लिए किस पे भरोसा किया? युवा शक्ति पे। किया कि नहीं किया? तो गुरु जी के हाथ में जब युवा शक्ति आती है तो घर के अंदर माता पिता, परिवारजन, गुरुजन, अंदर वाले गुरु हमारे जीवन में 2 बार रोल अदा करते हैं। एक तो माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं, जिनसे अपन जीवन पाते, लालन पालन होता, आनंद के साथ होता है। लेकिन सच्चे अर्थों में जब हमारी समझने की उम्र होती है तो गुरु हमको तराशते हैं। तराशते कि नहीं तराशते? तो विश्वामित्र जी ने किसको मांगा? भगवान राम और लक्ष्मण को। और भगवान राम और लक्ष्मण ने जंगल में जाकर के गुरुजी ने जिनको बताया कि ये राक्षस है, उन सबका समूल नाश कर दिया। करा कि नहीं करा? लेकिन जंगल में जाने के बाद और जंगल में जाते जाते गुरुजी ने उनको जीवन के सारे पाठ पढ़ाए। वो गए तो पैदल ले गए। जब पैदल ले गए तो गरीब से गरीब आदमी उनसे मिलते जुलते रहे। कोई सेना नहीं गई, वो रथ में भी नहीं ले गए उनको। कोई नौकर चाकर भी साथ में नहीं थे। अपना काम स्वयं को करना, वनवासी जैसा वहां का वातावरण। तो गुरु ने उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई कि भाई भले ही तुम्हारा राज्य पास में आपके पिताजी का, महाराज दशरथ का, लेकिन इस जंगल के अंदर ऋषि मुनि मारे जा रहे हैं, उनका हड्डियों का ढेर लग रहा है, यज्ञ तप जप सब बंद हो गए। तो ऐसे में आपके माध्यम से, तो ये आप उसको ऐसे भी समझ लो कि नई सत्ता आने वाली। महाराज दशरथ के बाद कौन बैठने वाले थे? भगवान राम ही बैठने वाले थे। तो भगवान राम के भविष्य के शासन को पहचानने की दृष्टि गुरु के निगाह में आई और उनने कहा कि महाराज दशरथ ने तो राज्य चलाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच्चे अर्थों में अब राज्य युवा पीढ़ी के माए और युवा पीढ़ी को ये सारी कठिनाइयों से पहले परिचित करा दो और उनकी ट्रेनिंग कराओ। तो भगवान राम को वो सब आंखों से दिखाते हुए जब सारी बातें समझ ली तो भगवान राम ने अपने आंखों के सामने वो दृश्य देख करके एक तरह से उस समय के निशाचरों का अंत किया और उसके बाद और भगवान का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वहीं से सीधे सीता स्वयंवर के लिए ले गए। तो सीता स्वयंवर के वहां जाते जाते भगवान राम ने, उस समय तो पूरे दुनिया के सारे बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, ऐसे सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बीच में भी युवा शक्ति ने अपने बल पराक्रम से धनुष भी तोड़ा, माता सीता को वरण भी किया और भगवान राम की जय जयकार दुनिया में हुई कि नहीं हुई? आनंद के साथ। तो बोलो जय जय श्री राम। अब इसके फायदे क्या हुए ये देखो। भगवान राम का वो घटनाक्रम हुआ जब गुरु ने उनको समाज जीवन में अपने सभी प्रकार के जाति, समाज, जंगल के जानवर, जंगल की वनस्पति, ऋषि मुनियों के आश्रम, निशाचरों की जितनी भी वो पराकाष्ठा थी वो सब दिखाया। लेकिन दिखाते दिखाते उनको समाज जीवन से परिचय कराया। बदले में भगवान राम के जीवन की अच्छी घटना बताओ। जब भगवान राम ने ये सब देखा और उनको वनवास का मौका मिला तो सबरी माता के साथ क्या किया उनने? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सबरी माता के साथ पहली बार जंगल में मिले और सबरी माता ने कहा राम, मैं तो तुम्हारी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। वो तो आदिवासी बहन थी सबरी माता, वनवासी थी, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान राम ने उसके झूठे बेर खाए कि नहीं खाए? तो ये जो
उनको दूसरा पाठ जो मिला कि सारे लोग मेरे, इनसे मेरा प्रेम बढ़ना चाहिए, ये कहां पढ़ाया था उनको? विश्वामित्र जी ने जंगल में पढ़ा दिया था। उसका लाभ कहां मिला? उनके जीवन में। निषाद राज, आपके यहां भी बहुत सारी नाव चलती है नर्मदा में, केवट बंधुओं की, लेकिन नाव उतराई में भी केवट से साथ जो भगवान राम ने व्यवहार किया वो अद्वितीय हुआ कि नहीं हुआ? भगवान राम ने अपने भाई के प्रति राजपाट छोड़ करके जंगल जाना पसंद किया, अपने पिता की आज्ञा पालन का उत्कृष्ट उदाहरण दिया, अपने मित्र सुग्रीव के लिए युद्ध करके उनका राज्य उनको लौटाया, और अपने काम के लिए मनुष्य तो छोड़ो, वन के जीव जंतु भी साथ में आ सकते हैं। इसके पहले कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि कोई अपने महापुरुष या देवता अपने साथ हनुमान जी जैसे महाशक्तिशाली वानर को जोड़े, जामवंत जैसे विद्वान को जोड़े। अब जामवंत जी मूल रूप से तो उनका शरीर तो भालू का है, और नल नील भालुओं में भी, यहां भी इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे कौन कौन है? हाथ खड़े करो। वो देखो उधर से कुछ हाथ खड़े हुए। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर वो टेक्नोलॉजी जो नल और नील छोटे छोटे बानर बंधुओं को थी, लेकिन नए बच्चों पे भी भरोसा करने का काम भगवान श्री राम ने किया कि नहीं किया? वो चाहे मेरा काम कितना ही जरूरी क्यों ना हो, मेरे मित्र पे संकट है तो मेरी समस्या एक तरफ रखता हूं। सुग्रीव से जब वो मदद मांगने गए, एक बड़ा अच्छा घटनाक्रम और बताता हूं, ये प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी समझने की बात है, और हनुमान जी की बुद्धि का उदाहरण भी हम सबको काम आएगा। जंगल में हनुमान जी की परीक्षा ले ली, 2 राजकुमार घूम रहे हैं जब माता सीता का अपहरण हो गया था, और वो अपनी मां सीता जगदम्बा को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी ने अपना रूप बदल के उनसे उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा में पहचान लिया कि ये राजकुमार तो बड़े वाले हैं। तब अपने उनके वर्तमान के समय के उनके राजा कौन थे? सुग्रीव। और सुग्रीव बाली के डर के मारे एक गुफा में रहते थे। अब भगवान राम को अपने सुग्रीव से मिलाने के लिए जब हनुमान जी ले गए, अब आप बताओ, हनुमान जी की चतुराई भी देखो, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भी देखो। हनुमान जी ने कहा मैं आपकी मदद तो कर सकता हूं, लेकिन मेरे राजा से मिलाता हूं, वो आप मेरे को आज्ञा देंगे तो मैं आपके काम आऊंगा, और हो सकता आपको राजा भी मदद करे। अब राजा के पास जब सुग्रीव के पास ले गए, सुग्रीव गुफा में भगवान राम लक्ष्मण साथ जा रहे हैं। जिस गुफा के अंदर जाना था, भगवान राम लक्ष्मण को बाहर खड़ा करा, आप यहीं रहिए। अब इसका अर्थ क्या है कि मैं मेरे राजा से आज्ञा लूंगा कि उनको लाना कि नहीं लाना। अगर राजा मना कर दे तो तुम्हारे नहीं, मेरे को कोई लेना देना नहीं। ये समझदारी की बात है कि नहीं? ये प्रशासनिक बात भी है। इमीडिएट बॉस कौन है? इमीडिएट बॉस तो उनके सुग्रीव है। और जब सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव ने कहा मैं तुम्हारा क्या, मेरे ही श्रीमान घर में हालत खराब है, मेरी श्रीमती को ऐसा घटनाक्रम हो गया। भगवान राम ने अपने कष्ट भूल के उनके लिए मदद की। अब ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम अभ्युदय है। जब आप अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जाओगे तो आपको ये संस्कार आना चाहिए कि इस देश के अंदर जो गरीब से गरीब आदमी भी है, जिसके जीवन में आप बड़े आदमी होगे, बहुत बड़े आदमी हो जाओगे, लेकिन गरीब आदमी भी अगर घर में प्रेम से कुछ खिलाए तो सबरी माता की तरह हमको भी उसका अगर मन अच्छा रख दे तो गलत बात तो नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो गरीब से गरीब आदमी के प्रति भी प्रेम करना, यह संस्कृति भगवान राम ने सिखाई। यह हमारा सौभाग्य है, इस संस्कार को हम पाते हैं। अपने जीवन में अपने दोस्त पे संकट आ जाए तो चाहे हम संकट में घिरे हों, अपना संकट एक तरफ रख के
दोस्ती की मिसाल हासिल करते हुए पहले दोस्त की मदद करो, फिर दोस्त आपकी मदद करेगा। तो मनुष्य एक दूसरे की मदद से जिंदा रहता है। तीसरा, आप प्रकृति से प्रेम करो। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहां पर मैंने कहा ना कि सबके अंदर परमात्मा है, इसलिए हमने वनवासी, आदिवासी, यहां तक कि जंगल के जानवरों से भी प्रेम करना सीखा। इसलिए भगवान राम की विजय में अयोध्या की सेना साथ नहीं थी। इतने बड़े राजा से लड़ने गए रावण से, महाप्रतापी रावण, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, लेकिन ऐसे महाशक्तिशाली रावण को भी केवल प्रेम और अपनी शक्ति से, युक्ति बुद्धि से, अपने उपलब्ध संसाधनों के भरोसे से सारी दुनिया की ताकत से हम लड़ सकते हैं। ये संदेश भगवान राम ने दिया है और हमारे सामने ये उदाहरण लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आता है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। उपलब्ध संसाधनों के भरोसे से एक चाय वाला भी निकल करके इस देश का सबसे बड़ा पद एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री, और जीवन के 50 साल तक तो वो कोई चुनाव ही नहीं लड़े। 50 साल तक कभी चुनाव में उनका काम दूसरे के लिए लड़ाना था, लेकिन पार्टी ने तय कर दिया आपको ही बनना है। तो उनने कहा मैं अगर बना तो मैं अपने राज्य के लिए भी गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी बेहतर से बेहतर करूंगा। अब उनके कुछ उदाहरण देख लो। टाटा, रतन टाटा जी ने कहा, कहीं ऐसे ही झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर तरफ का कोई दृश्य देखा होगा। रतन टाटा जा रहा है कार से, बड़ी महंगी कार उनकी, सामने हम देखते हैं अपने आदिवासी अंचल में मोटरसाइकिल पर पति बैठा, पत्नी बैठी, बच्चा बैठा, एक और बच्चा बैठा, एक और बच्चा बैठा। अब पांच बिठा लिए, 6 बिठा लिए। अपने यहां बैठते कि नहीं बैठते मोटरसाइकिल पे? ये आंख के सामने जब वो देख रहे हैं रतन टाटा, तो उनको ये पीड़ा हुई भारी कि ये मोटरसाइकिल भी कम सस्ती नहीं है। मोटरसाइकिल 70-80 लाख, 70-80 हजार के ऊपर की मिलती है, आजकल तो और महंगी हो गई। तो उसी समय उनने कसम खाई, ऐसे में मोटरसाइकिल से ये गिरेंगे तो क्या होगा, इनकी जिंदगी में कितनी कठिनाई आएगी। उनने कहा कि मैं अपने इस देश के गरीब से गरीब आदमी के लिए भी कार दूंगा, और कार केवल 1 लाख में दूंगा, जिसको लखटकिया कार, नैनो कार उनने बोला था। जब उन्होंने निर्णय किया, और बंगाल के अंदर उनका बड़ा कारखाना था, उस बड़े कारखाने में लगाने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि कार यहां बनेगी। लेकिन ये जो दृष्टि का दोष है, राजनीति का फेर है, ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया और उनने अपना नया नाटक करके, उनको सरकार चाहिए थी, अपनी कुर्सी बनाना थी, सरकार बनाना थी, तो उन्होंने कहा कोई हम जमीन देने वाले नहीं है गरीबों की, फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें हुई, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अब बताओ रतन टाटा किसका भला करने जा रहे थे? मोटरसाइकिल से गिर के कितने बच्चे मर जाते हैं, कितनी बार एक्सीडेंट हो जाता है गरीब से गरीब आदमी के लिए। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी जब उनने अपने कार बनाने का संकल्प किया, तो जहां उनका कारखाना चल रहा उनको जगह नहीं मिली। हमें इस बात का गर्व है, इस दर्द को माननीय मोदी जी ने पहचाना। उनके घर में कोई कार नहीं थी, वो तो चाय वाले चाय बेचते बेचते परिवार से अपने तकलीफ से निकले थे। उनने जब मुख्यमंत्री बने, उनने कहा कोई बात नहीं टाटा, रतन टाटा जी, आपको बंगाल वाले मना कर रहे हैं, आप मेरे राज्य में आइए, मैं आपको जमीन देता हूं, जितनी चाहो उतनी देता हूं, आप कार बनाओ और गरीबों के लिए बनाओ, 1 लाख रुपए में कार बनाओ। तो ये शिक्षा मिलती है, एक उद्योगपति गरीब आदमी के लिए अपनी मदद से क्या मदद करना चाहता है, और एक मुख्यमंत्री उनके उस निर्णय से 1 लाख रुपए में कार लेकर के गरीब आदमी अपने खुद की कार का सपना देख सकता है। यह उदाहरण हमारे सामने हुआ। तो शिक्षा का मतलब गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी कैसे बदले,
इसलिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी प्रकार से कारखानों से रोजगार की बात भी करूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगातार अभियान चलाया। इस देश की आजादी के पहले टंट्या मामा, इसी झाबुआ से चंद्रशेखर आजाद, पंजाब से भगत सिंह, लंबी श्रृंखला है। इस देश के युवाओं ने अपने आप का बलिदान किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में खत्म हो गए, 26 साल 27 साल में चंद्रशेखर आजाद चले गए, लेकिन अपनी उम्र के लिए वो जीते जी अमर हो गए, क्योंकि देश को अंग्रेजों से आजाद कराना था। उस आजादी के संघर्ष में उनने अपने प्राणों का बलिदान दिया। दुर्भाग्य के साथ आजादी तो मिली, लेकिन दृष्टि दोष होने से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और पूरी सरकार ने क्या कल चुनौती आएगी, उन चुनौती का मुकाबला कैसे करना चाहिए, इसके प्रति दृष्टि नहीं थी। तो दुर्भाग्य से क्या हुआ, दुर्भाग्य से एक अंधेरा छाया हुआ था और सब गुलू 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 सब बढ़िया, ये नाटक चला। तो उस समय की फिल्में बन रही थी, वो फिल्में राज कपूर, दिलीप कुमार, सारी लव स्टोरी की फिल्में, पुरुषार्थ पराक्रम सब गायब हो गया। वो तो मनोज कुमार को धन्यवाद दो, कभी उसने शहीद, कभी उसने उपकार, कभी उसने रोटी, कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी क्रांति, उसने अपने बलबूते पर इन पिक्चरों से देशभक्ति का माहौल बनाया। ये पिक्चरें देशभक्ति के माहौल में उस समय युवाओं के मन में अलग प्रकार का एक माहौल बना करके अपने उस कठिन काल को याद कर रही थी। अब अकेले उपकार पिक्चर को देखो, उपकार पिक्चर के माध्यम से मनोज कुमार ने कहा कि जब देश को आजादी के लिए जवानों की जरूरत थी, उनने अपनी शहादत दी। अब किसानों की जरूरत है, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस समय तक अपने खाने के लिए गेहूं नहीं थे, यहां अमेरिका से गेहूं मंगाने पड़ते थे, फसलों की हालत खराब थी, देश में अकाल पड़ता था, कई लोग भूखे मरते थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दो तो कांग्रेस के आजादी के बाद के सारे प्रधानमंत्रियों ने कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। उसका दुष्परिणाम क्या आया, जब आजादी के समय हमारे देश का नंबर आर्थिक रूप से 15 नंबर में हम थे, 2014 ते आते आते हम नीचे के 5 नंबर में आ गए। इस देश के अंदर क्या दुर्भाग्य रहा, प्रधानमंत्री ने रैंकिंग की तो 11वें नंबर से। प्रधानमंत्री ने अपने देश को, वही संसाधन है, वही व्यवस्था है, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोल रहे थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन नीचे आते आते 15 पैसे पहुंचते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो आप बताओ, डीबीटी के माध्यम से गरीबी रेखा के लिए भी आपके जब बैंक के अकाउंट खोले तो जो पैसे दिल्ली से डलते लाडली बहनाओं के भी या किसान सम्मान निधि के बीच में 1 रुपया कटा है क्या किसी का? किसी का कटा है? आपकी छात्रवृत्ति आती गणवेश के माध्यम से, या हमारे अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार की सुविधा देते हैं। हमने सबने मोदी जी का ये युग डिजिटल युग देखा, जिसमें उसके हक का पैसा उस तक पहुंच रहा है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे राज्य में अब आपसे नया निवेदन करने आया हूं। बदलते दौर में जिस प्रकार से दुनिया के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना, कई सारे देश भारत की बढ़ती ताकत को पसंद नहीं कर रहे हैं, भारत की शक्ति को रोकना चाहते हैं, हिंदुस्तान को वही स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। तो इस देश के युवाओं से आह्वान कर रहा हूं, यहां बैठे सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं, आज के दौर में हम सबको मेक इन इंडिया, मेरे भारत का बना माल ही मैं खरीदूंगा, ये संकल्प सबको करने की आवश्यकता है। मेरे देश के अंदर ही वो सब चीजें मैं बनाऊंगा जिसके कारण से मेरा देश किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मेरे भारत के अंदर ही
कोई चीज चाहिएगी तो मैं प्रयास करूंगा कि वो यहीं उपलब्ध हो जाए, किसानों की फसल का ठीक से दाम मिले। इसलिए हमारी सरकार ने सरकार बनने के साथ अभियान चलाया कि आज आप बताओ, पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा कॉटन का पूरा इलाका ये निमाड़ का, पूरा देश में सबसे अच्छा कॉटन हमारा मिलता है। अभी मैं स्पेन दुबई गया तो स्पेन दुबई में चाइना के कॉटन को प्रतिबंधित कर दिया उनने। आज दुनिया में कपड़ा बन रहा भारत के कॉटन से, लेकिन भारत के कॉटन को पहले चाइना वाले ले जाते हैं, वियतनाम वाले ले जाते हैं, धागा कपड़ा वो बनाते हैं और हमारा माल हमारे सिर पे देते हैं। हमने तय कर दिया ये नहीं चलेगा, हमारा कॉटन यहीं उगेगा, यहीं धागा बनेगा, यहीं कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट्स बनेगा और पूरे विश्व में हम निर्यात कराएंगे। ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने तय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सभी प्रकार के रोजगार के संसाधन बनाते हुए। फूड में आप तो अच्छी मिर्ची लगाते हो, अपनी मिर्ची अरब तक जाती है, आने वाले समय में और फैक्ट्री लगाते हुए मैं युवा शक्ति से कह रहा हूं, हम में से अगर मैं हाथ खड़े कराऊंगा तो आप में से सब लोग, कोई कहेगा मेरे जीवन में आगे का सपना क्या है, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं सरकारी नौकरी करूंगा। ये सपने जरूर देखो, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक उद्योगपति बनूंगा, मैं आदर्श किसान बनूंगा, मैं आदर्श शिक्षक बनूंगा, मैं आदर्श नेता बनूंगा। ये संकल्प भी हमको लेके चलने की आवश्यकता है। एक एक काम, छोटे से छोटा काम भी छोटा नहीं होता है। ये हमारा जीवन देश और प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक काम से वो काम जो देश के अंदर मध्य प्रदेश के नागरिक होने का सम्मान आपका बड़ा है, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपका मुख्य सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको विश्वास दिलाता हूं, आप छोटे से छोटा काम करोगे। इतने सारे काम सरकार के माध्यम से, अरे खेती कर रहे हैं, खेती करते करते अपनी फसल के पास मधुमक्खी पालन का डब्बा रख दो तो शहद घर का बन जाएगा। 4-4.25 हजार का डब्बा आता है, लेकिन उससे मधुमक्खी का शहद अपने को घर में मिलेगा, दूसरे को दे सकते हैं। हमारे गाय पालन घर में होता है तो दूध अपना खुद का मिलेगा। ये कुपोषण की समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। दूध और दही की नदियां बहती है अपने देश के अंदर, ऐसा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे कपड़े अच्छे होते गए, गोपालन से दूर होते गए। दूध कहाँ मिलता है? कई बच्चे कहते डेयरी पे मिलता है। अरे दूध गाय के नीचे मिलता कि डेयरी के नीचे मिलता, पता ही नहीं चलता। हमारे लिए परमात्मा की दया से इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा गोपाल कौन? जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए पूरे प्रदेश में हमने अभियान चलाया है कि हमारे घर 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 गोपाल बनाएंगे, दूध उत्पादन बढ़वाएंगे। अरे खेती किसानी की फसल तो 3-4 महीने में पैसा देती है, लेकिन दूध उत्पादन तो रोज घर में होता है, तो दूध उत्पादन को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए? इसलिए सरकार ने तय किया है कि 25 से ज्यादा जो गाय घर में रखेगा और 40 लाख रुपए का अगर लोन लेता है युवा, बढ़ेगा आगे दूध उत्पादन करने के लिए, तो 10 लाख रुपया का अनुदान, 10 लाख रुपए माफ हमारी सरकार करेगी, उसको केवल 30 लाख भरना पड़ेगा। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, घी भी आपका, गोमूत्र गोबर भी आपका, लेकिन पैसे वो भी सरकार के 10 लाख आपको माफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उत्पादन में, दूध उत्पादन में बढ़ावा देने का संकल्प है। हमने निर्णय किया है अभी राज्य का पूरे देश के अंदर दूध उत्पादन में तीसरा नंबर है। हम 9% दूध देश में उगाते हैं, हमारे यहाँ तैयार होता है, इसको ले जाके 20% तक करने वाले हैं। इसलिए अपनी सरकार ने कामधेनु योजना बनाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसमें गौशालाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। और केवल 25 नहीं, कोई ने कहा मैं 50 रखना चाहता हूं, तुम 50 रखो, कोई ने कहा मैं 100
रखना चाहता हूं, तुम 100 रखो, कोई ने कहा मैं 200 तक रखना चाहता हूं, तो 25-25 की 8 यूनिट तक एक व्यक्ति को रखने की पात्रता इसी योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने दी है। यह हमारा संकल्प है। इससे आगे बढ़कर ये हमारे गौ माता, हमारे अपनी माँ और गौ माता में जो फर्क है, हमारी माँ ने हमारा लालन पालन किया है, हमारे लिए सब प्रकार के सुख साधन जुटाए, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पालती है और हमारे भी घर बार का ध्यान रखती है। और उसके अंदर तो बहुत सारी विशेषता है, लेकिन ये गौ माता अब सिंचाई के कारण से अगर कठिनाई आ रही है तो हमने पंचायत से भी कहा है आप गौशाला चलाओ, प्रति गौ माता 40 रुपया गौ माता के हिसाब से अनुदान हमारी सरकार आपको भी देने वाली है, सारा खर्चा हम उठाएंगे। उनको गौशाला में अवेयर कर रखो। इसलिए पंचायत तक और बड़ी बड़ी नगर निगम जीती है, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, 10-10 हजार से बड़ी गौशालाएं सरकार के स्तर पर हम तैयार करा रहे हैं कि बड़ी गौशाला अगर गौ माता आपके घर में रखने की जगह नहीं है, बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस, कोई कारण से गौ माता आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आवारा छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको गौशाला पहुंचा दो, सरकार उसका प्रबंधन करेगी। हमारी सरकार ने बहुत सारे निर्णय किए, मनुष्य अच्छा हो जाए इसलिए एम्बुलेंस के माध्यम से बीमारी की समस्या हल करने के लिए हमने एम्बुलेंस 108 आप लगाते हो, आपकी सुविधा के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस राज्य के अंदर गो एयर एम्बुलेंस भी चालू करी, गो एम्बुलेंस, जिसके माध्यम से गौ माता को अच्छा करने के लिए एम्बुलेंस में डॉक्टर आ रहा है, दवाई ला रहा है, गौ माता को कोई कष्ट है तो उसकी मदद करने को तैयार है। और 5000 से बड़ी, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोग लगाते हैं, ऐसे बड़े उद्योगपति भी, बड़े संस्थान भी, धार्मिक भावना के संगठन भी बड़ी गौशाला लगाना चाहते हैं, 5000 से बड़ी गौशाला है, तो उनको भी 130 एकड़ भूमि और 40 रुपए प्रति गौ माता, ऐसी 20 गौशालाएं पूरे प्रदेश में बनवा रहे हैं, जहां 10,000, 15,000, 20,000 जितनी गौ माता ना रखो, पैसा पूरा सरकार देगी और गौ सेवा कराने का काम सरकार के माध्यम से कराएंगे। एक नहीं, ऐसी बहुत योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो समय की कमी है। आज तो आपसे संवाद करने आया था, लेकिन संवाद के मामले में आपका प्रेम ऐसा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कहीं सुदूर शांत समुद्र में कोई लहर के साथ अपनी मस्ती से जहाज तैरते तैरते आनंद से बहाव के साथ चल रहा है और सारे यात्री आनंद ले रहे हैं। इस आनंद और मस्ती के साथ हमारा अपना ये संवाद का सफर थोड़ा आगे बढ़ता है। मैंने जितनी बात कहना थी कही है, मैं आपको और 2 घंटे तक सुना सकता हूं, लेकिन घड़ी गवारा नहीं देती, समय की सीमा है। इसलिए अब मैं आपसे 2, 4, 5 कुछ अच्छे प्रश्न आपके बीच में से आएंगे, इन प्रश्न आमंत्रित करता हूं, कोशिश करूंगा आपके मन के उत्तर देने का प्रयास आपका ये मुख्य सेवक मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।